कोलिनर्जिक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। कोलिनर्जिक सिस्टम में दो चैप्टर्स हैं, एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया था, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने डिस्कस कर लिए थी प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एसिटाइलकोलिन को डिस्कस किया था, बेथानिकोल को किया था, कार्बाकोल को किया था और पिलोकार्पिन को हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दो तरह की क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो हम लोग ड्रग की कंसंट्रेशन को, ड्रग के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और इरिवर्सिबल का क्या है कि ये एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, उसको अल्टर कर देता है, जिसके हम लोग इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। एक तो हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के बेस पे हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हमने डिवाइड किया और दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पे इनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, एक तो शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इंटरमीडिएट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, उस फिर क्या है लॉन्ग एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में अब क्या होगा कि ये इनका ड्यूरेशन कितना होगा, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स इनका क्या होगा ड्यूरेशन होगा, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स इनका क्या होगा ड्यूरेशन फ्रैक्शन होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या होगा, 3 घंटे से 6 घंटे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। ठीक है। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या होगा कि 12 घंटे से कुछ डेज तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। चलिए इनकी ड्रग्स देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे पास ड्रग आती है एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम इसमें आती है। ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या आती है, फाइजोस्टिगमिन आता है। ठीक है। नियोस्टिगमिन आता है और उस पर हमारे पास है पाइरिडोस्टिगमिन। ठीक है। ये तीनों ड्रग्स आती हैं इसमें। उस पर फिर लॉन्ग एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक ही इसमें ड्रग है ऑर्गेनोफॉस्फेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये इसमें आती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में सिर्फ एक ही ड्रग आती है, इसको हम लोग कहते हैं इकोथायोफेट। इकोथायोफेट एज ए इंसेक्टिसाइड हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए हम इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक नर्व टर्मिनल है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है। अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया और कैल्शियम ने अंदर इन्फ्लक्स किया, तो फिर जो हमारे पास वेजिकल्स होते हैं उन्होंने क्या होता है डिफ्यूज़ करना होता है। जब वेजिकल्स यहाँ पे जाके डिफ्यूज़ किए तो फिर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया, अब हमारी बॉडी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन बहुत कम है, उसके प्रोडक्शन बहुत कम है, तो किस वजह से कम है कि एक यहाँ पे इंजाइम्स होता है जो इसको डिग्रेड करता जाता है। पहली बार हमारी बॉडी में कम है ये एसिटाइलकोलिन, ऊपर से एक इंजाइम्स को डिग्रेड करता जाता है। ठीक है। जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है वो क्या करेगा, इस इंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगा। इस इंजाइम को रिवर्सिबल भी ब्लॉक कर सकता है, इरिवर्सिबली भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। उस वक्त फिर इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगा। जब ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा तो इसकी कंसनट्रेशन एसिटाइलकोलिन ब्रेक नहीं होगा। जब एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो इसका क्या कर देंगे, इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसकी कमी पूरी हो जाएगी। चलिए अब इसके हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल में हम लोग कौन सी ड्रग पढ़ी थी हमने, सबसे पहले एड्रोफोनियम। अब एड्रोफोनियम हमारे पास क्या है, हमने जैसे पता है हमें ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, यानी इसके इफेक्ट को एसिटाइलकोलिन के, अगर हमारे इफेक्ट को अगर हम लोग ज़्यादा कर दें, इसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को, तो इस ड्रग के हम लोग इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर ये क्या है हमारे पास, क्वाटर्नरी अमोनियम है।
क्वाटरनी अमोनियम का मैंने आपको बार बार मतलब बताया कि क्या होता है। एक तो ये पोलर होता है, दूसरा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे सीएनएस में नहीं जाएगा। जब ये सीएनएस में नहीं जाएगा तो इसके सीएनएस रिलेटेड इफेक्ट्स भी, साइड इफेक्ट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। देन इसके पास क्या है, ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, 10 to 20 मिनट्स इसका एक्शन होगा, ठीक है, शॉर्ट एक्शन होता है। और ये रेनल के थ्रू हमारी किडनी से क्या हो जाए, किडनी के थ्रू हमारी यूरिन से रिलीज हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देन है इसकी यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, मिस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करेंगे हम। किसको डायग्नोस करने के लिए, मिस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब मिस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, मिस्थीनिया ग्रेविस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से निकोटिनिक हमारे रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने किसी पेशेंट को, हम लोगों को शक है कि इसको मिस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे, उसको एड्रोफोनियम देंगे, ठीक है। मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि उसकी मसल स्ट्रेंथ कम हुई होती है, तो एड्रोफोनियम देंगे तो उसकी मसल स्ट्रेंथ अचानक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमें पता चल जाएगा, पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि इसको मिस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या, किस लिए यूज़ होता है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं किसको, कि इसको मिस्थीनिया क्राइसिस है, इसको मिस्थीनिया क्राइसिस है, या इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है, इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। अब कैसे हमें पता चलेगा, अगर तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये ड्रग देती है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब इसको मिस्थीनिया क्राइसिस है, ठीक है। और अगर तो इसकी मसल स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाती है ड्रग देते ही, तो क्या उसमें क्या मतलब है इसका, कि उस पेशेंट को क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है। कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब है कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है। उसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि हम लोग मिस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि मिस्थीनिया क्राइसिस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है। देन हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर्स हैं उनको, इनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के एक्शंस को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एड्रोफोनियम को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास थी पहली ड्रग। दूसरी हमने ड्रग पढ़नी है, उसका क्या नाम है, फाइजोस्टिगमिन। अच्छा, अब ये फाइजोस्टिगमिन क्या है, जैसे कि हमें पता है कि रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। उसमें फिर अब वो तो क्वाटरनी अमाइन थी ना, हम पोलर थी, ठीक है, सीएनएस में जा रही थी और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रही थी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन होगा तो इसका क्या मतलब होगा, ये हमारे पास लिपोफिलिक होगी। लिपोफिलिक होगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है, सीएनएस में जा सकती है, सीएनएस में जा सकती है तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी क्या होगी, सीएनएस में ज़्यादा होंगे, इसलिए हम लोग इसको कम यूज़ करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको ना ही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है, क्या इंटरमीडिएट एक्टिंग है, वो तो शॉर्ट एक्टिंग थी ना, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। तो इसका हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, 30 मिनट से 2 घंटे तक इसका क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये हमने पहले बात की कि कैसे काम करते हैं इंडायरेक्ट एक्टिंग के, यहाँ पे आते हैं और एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करते हैं और ये एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये भी ऐसे काम करेगा, क्या करेगा कि एंजाइम को क्या कर देगा, घेर लेगा, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसके एक्शंस में क्या होगा कि अब एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अब मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर जाके ही काम करेगा, दोनों के ऊपर जाकर काम करेगा। तो जब मस्करेनिक रिसेप्टर्स कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, साथ ही प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे। जब प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं मियोसिस होने लग जाएगा, ठीक है। और साथ हार्ट की
जो एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक है ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन में अब 2 रिसेप्टर्स है मस्करेनिक, जब एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जब मस्करेनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्यूपस की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मियोसिस का फिनोमेना हो जाएगा। अब हार्ट पे इसका क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर हार्ट पे इसका इफेक्ट होता है, देन ये क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके काम करेगा क्योंकि निकोटिनिक एक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करेगा, निकोटिन रिसेप्टर्स के ज़्यादा कर देगा। जब निकोटिन के रिसेप्टर ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी जाके काम करेगा। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काम करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, साथ क्या हो जाएगी, मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल फेसिकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड पैरालिसिस भी हो सकता है इसकी वजह से, अगर इसको हम लोग ज़्यादा दे दें तो। अच्छा, तो उसकी थेरेप्यूटिक इसकी यूजेस मैंने आपको पहले भी बताया, इसके थेरेप्यूटिक यूजेस बहुत कम है क्योंकि ये क्या है, टर्शियम आयन है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर काम करेगा, इसके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे तो फिर इसको हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उस वक्त फिर इसको हम लोग रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टू रिवर्स द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फाइजोस्टिगमिन यूज़ करेंगे, ठीक है। देन किस लिए यूज़ करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं फाइजोस्टिगमिन, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे जीआईटी की मोटिलिटी को ज़्यादा कर देगा तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त फिर हार्ट पे जाकर काम करेगा, हार्ट की मोटिलिटी को कम, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। सीएनएस में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेडिक हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्वर्जेंस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। पीपल्स से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। तो ये सब इसमें क्या आते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। देन है हमारे पास ड्रग नियोस्टिगमिन। अब नियोस्टिगमिन किस लिए यूज़ होता है, पहले जो हमने ड्रग पढ़ी वो मेस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती थी। कौन सी ड्रग, एड्रोफोनियम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में लाजमी तौर पर पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है मेस्थीनिया ग्रेविस को, तो एड्रोफोनियम है, ठीक है। जो नियोस्टिगमिन है वो मेस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। मेस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं नियोस्टिगमिन। ये क्या होता है, एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है, सिंथेटिकली हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं। ये रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये क्या है, इनका एक्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट इनका एक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब अमाइन की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, क्वाटरनरी अमोनियम होता है। क्वाटरनरी अमोनियम होगा तो क्या होगा, पोलर होगा, सीएनएस में नहीं जाएगा, ब्लड में वैल्यू क्रॉस नहीं करेगा तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, कम होंगे। इसके थेरेप्यूटिक हम लोग यूजेस की बात करें तो इसके थेरेप्यूटिकली हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, हम इसको ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। जीआईटी को ये जाके स्टिमुलेट करेगा, देन ये किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, किसको ट्रीट करेगा, मेस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू ट्रीट द मेस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे इन रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने एड्रोफोनियम को डिस्कस किया, फिर फाइजोस्टिगमिन को, ठीक है, फिर नियोस्टिगमिन को और फिर पेरिडोस्टिगमिन। जो पेरिडोस्टिगमिन है वो भी इसकी तरह ही काम करता है, टू मैनेज द क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ मेस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, ये यहाँ पे सारे लिखा हुआ है, ठीक है। उससे फिर हम लोग यहाँ पे ड्रग्स हैं कुछ, जैसे टेक्रीन, डोनिप्रेजिल, ठीक है, रिवर्सिटिगमेंट और ग्लेंटामिन। ये सब किस लिए यूज़ होते हैं, ये अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन, जो न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन को प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्नीन है हम लोग इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। देन है हमारे पास इनडायरेक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इरिवर्सिबल हमने कहा था कि एक ही ड्रग इसमें आती है ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या आता है, इकोथायोफेट। अब क्या है, इरिवर्सिबल है, एक तो इरिवर्सिबल है, ये परमानेंटली ब्लॉक कर देती है एंजाइम को। हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है उसको क्या कर देती है, इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती है, परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। देन ये क्या है,
टर्शियरी अमोनियम है, टर्शियरी अमोनियम होगा तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर काम करेगा, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को जाके क्रॉस करेगा, ठीक है। और ये मस्करनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे जाके काम करते हैं। अब ये कैसे काम करेगा कि देखते हैं कैसे काम करता है। इकोथायोफेट, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके काम करता है, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम। वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक करेगा, उसकी एक्टिव साइट को। फिर क्या होता है, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है, राइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम। देन वो क्या करेगा कि स्लोली रिलीज कर लेगा अपना अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब अल्काइल ग्रुप का रिलीज कर देगा तो इसको एक प्रोसेस होता है यहाँ पे एजिंग, इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। जब एजिंग प्रोसेस हो जाता है तो ये परमानेंटली ब्लॉक कर देता है एंजाइम को, तो हम लोग